नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो तक हमने गुप्त वंश के सभी प्रमुख शासकों तथा गुप्त वंश के पतन के कारणों पर चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम गुप्तकालीन प्रशासन तथा गुप्तकालीन समाज के बारे में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था। गुप्तकालीन शासकों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था और इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। गुप्तकालीन साम्राज्य की एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जो उन क्षेत्रों में लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। गुप्तकालीन प्रशासन के प्रमुख बिंदुओं में तो राजा दैवीय अधिकार रखता था। राजा अपने आप को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। प्रशासन प्रणाली काफ़ी सुदृढ़ थी, परंतु मौर्यों के समान केंद्रीकृत नहीं थी। इसका कारण था सामंती व्यवस्था। कई छोटे छोटे प्रांत के शासक गुप्त सम्राट के अधीन शासन करते थे। इस कारण से प्रशासन प्रणाली केंद्रीयकृत नहीं थी। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था उन क्षेत्रों में ही लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। गुप्तकालीन प्रशासन का विभाजन इस प्रकार था। सबसे बड़ी इकाई देश या राष्ट्र। इसके जो प्रमुख होते थे उन्हें गोप्ता या गोपना या सम्राट कहा जाता था। साम्राज्य यानी कि देश को भुक्ति या प्रांतों में बांटा गया था जिसके प्रधान को उपरिक कहा जाता था, और फिर भुक्ति यानी प्रांत को विषय में जिसके प्रधान को विषयपति कहा जाता था, और फिर विषय को ग्राम में बांटा गया था जिसके प्रधान को ग्रामिक कहा करते थे। गुप्त शासक मंत्रियों से सलाह लिया करते थे और सभी महत्वपूर्ण मामलों पर अपने अधिकारियों को लिखित आदेश या संदेश जारी किया करते थे। गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारियों को देखें तो उनमें से महाबलाधिकृत जो कि सेनापति को कहा जाता था, महादंडनायक न्यायाधीश को कहा जाता था, संधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति का मंत्री, दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी, भंडागाराधिकृत राजकोष का अधिकारी, महाअक्षपटलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी तथा महाप्रतिहार राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। इन सब नामों से इस तरह से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि गुप्त काल में राजकोष के अधिकारी को क्या कहा जाता था या फिर युद्ध एवं शांति के मंत्री को क्या कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रशासन की न्याय व्यवस्था को देखें तो गुप्त काल में न्यायालय 4 वर्गों में विभाजित था, जिसमें सर्वोपरि था राजा का न्यायालय। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, यानी कि गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकार राजा के पास होता था। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम में नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकरणिक कहा गया है। तो ये दोस्तों गुप्तकालीन समाज के बारे में देखते हैं। गुप्तकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आई। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म था। इसके साथ ही कई उपजातियों का भी जन्म हुआ जो कि कर्म के आधार पर किया गया। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था तथा क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य क्षेत्र रक्षा एवं सैन्य सेवा थी। वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य कृषि एवं व्यवसाय था। चौथा वर्ण शूद्र था। कायस्थ जाति का प्रथम वर्णन इसी काल में हुआ। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति तथा ओशनम स्मृति से मिलता है। इस काल में दासों अछूतों अर्थात शूद्र वर्ण की स्थिति काफ़ी निम्न थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय किया जाता था और दंड भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर दिया जाता था। मनुस्मृति के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड और शूद्र को सबसे कम दंड दिया जाता था, जबकि हत्या करने पर शूद्र को सर्वाधिक दंड और ब्राह्मण को कम दंड दिया जाता था। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट हुई, जिसका उल्लेख 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिससे सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। हालांकि गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, परंतु फिर भी स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, स्त्रियां स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकती थी।
सती होने का प्रमाण एरन अभिलेख में मिलता है, परंतु ना तो यह प्रथा समाज में लोकप्रिय हुई थी और ना ही इसे कोई राजकीय मान्यता मिली थी। इसके अलावा गुप्तकालीन समाज की व्यवस्था को देखें तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ था। केंद्रीयकृत शासन प्रणाली न होने के कारण कई छोटे छोटे प्रांत खुद को स्वतंत्र घोषित करते गए, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रह सकी, जिससे नगरों का पतन होता चला गया, जो कि गुप्त साम्राज्य के पतन का भी एक कारण बना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था तथा गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।